हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा हम 200 प्लस एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज हम फिफ्थ पार्ट करेंगे आपके साथ। 75 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, पार्ट 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक हर प्रीवियस वाले का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज बेसिकली क्या है कि आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है तो आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिए। एमसीक्यू सीरीज तो है, बट सॉल्यूशन आपके जो होंगे वो बिल्कुल डिटेल्ड वे में होंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने। एक बार क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ लीजिए। a equals to ij, order the hour 2, aij, I is not equal to j, I equals to j, a स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। पहले आप देखेंगे 2 इंटू टू ऑर्डर का है। 2 इंटू टू ऑर्डर का मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम मतलब यहाँ पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बस अब इसके एलिमेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले एलिमेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 1। देखिए जब आई जे के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ तो आई जे के इक्वल है। सेकंड देखो 2 2, आई जे के इक्वल है। आगे देखो 1 2 2 1, यहाँ पे आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। तो जब आई और जे इक्वल है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और जब आई और जे इक्वल नहीं है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो आप कहें कि ए की वैल्यू क्या होगी? सेम वाले पे तो 0, सेम वाले पे तो 0, नॉट सेम वाले पे 1। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 1 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0। चलिए पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। पहली रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो आंसर 0 ही आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 इंटू 0 0। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1 0 0। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ लीजिए। ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को समझे तो उसका मतलब क्या होता है कि जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही नहीं है, नॉट बोल रहा है, नॉट करेक्ट। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ए बी का इनवर्स, तो अगर ए बी का इनवर्स कह रहे हो आप, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी इनवर्स। इसका मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपन में बी, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल है, तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ए बी का इनवर्स होल का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई बी का इनवर्स ए का इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी का इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो 1 अपन में बी और 1 अपन में ए। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी। ये ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया। सी के बारे में डिस्कस करते हैं। ए बी इनवर्स, अच्छा ए बी इनवर्स, अगर इनवर्स पॉसिबल है तो बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ये तो बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी है। लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा? ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए और बी को ऐड कर दो और उसका इन्वर्स कर दो, तो जरूरी नहीं कि वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल है। तो ये वाला ऑप्शन जो था वो रॉन्ग है, और इसने यही पूछा था इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद द 3 पॉइंट्स -3, 0, 3, 0 और 0, k इज 9 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए क्या करना है इसमें,
आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ 9, तो हाफ ऑफ x1 कितना -3, y1 कितना 0, x2 कितना 3, y2 कितना 0, x3 कितना 0, y3 कितना k। ठीक है, अब ध्यान रखना जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो और k की वैल्यू पूछी हो तो हमेशा प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 1 × 0 0 माइनस के, तो ये माइनस के, फिर माइनस का 0, उसको तो लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस का 1 3 × के, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 18, 3 के प्लस 3 के प्लस माइनस 18 6 के प्लस माइनस 3 के, यानी के की वैल्यू +3 भी आ रही है और के की वैल्यू -3 भी आ रही है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। आंसर आ गया आपका, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ लीजिए। फंक्शन दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है, 0 की वैल्यू पर के की वैल्यू निकालनी है। देखिए कॉन्टिन्यूटी में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उसका LHL और उसका RHL इक्वल होंगे। ये कॉन्टिन्यूटी की बेसिक नॉलेज है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of x if function is continuous at any interval। ठीक है, चलो LHL देखते हैं इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई, LHL ये रहा, RHL इक्वल है, LHL और RHL इक्वल है। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस वाला, RHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वाला। भाई 0 माइनस वाला फंक्शन कौन सा है, kx अपॉन में मॉड x। अब आपको पता है 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये मॉड x किसकी तरह ट्रीट करेगा, -x की तरह ट्रीट करेगा। RHL में देखो आंसर कितना आएगा 3। अब x से x कट गया, ये आ गया -k इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, दो लाइंस दे रखी है, ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है लाइंस की, एक आर वेक्टर ऊपर वाला एक नीचे वाला। कह रहा है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है। तो देखिए किसी भी लाइन की इंफॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब आप उसके dr, पैरेलल वेक्टर के dr देखोगे। तो ध्यान से देखो, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये किसी भी लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म होती है किसी भी लाइन की, और जिसमें b वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे आपको दो लाइन दी है L1 L2, तो आप दोनों के dr देख लो पैरेलल वेक्टर के। पहले वाले का क्या है, A12 B13 C1 -6, A26 B29 C2 -18। अब अगर ये पैरेलल होंगे तो इनके जो dr का रेशो होगा वो सेम होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके dr का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ये दो बातें ध्यान रखना, पैरेलल के लिए जो कंडीशन है, पैरेलल के लिए dr का रेशो सेम, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन में होते हैं, और परपेंडिकुलर के लिए जो dr का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये आप दोनों बातें याद रखना। चलिए देखते हैं पहले
पहले परपेंडिकुलर करके देखते हैं। 6 2 12 रफ में कर लेते हैं, प्लस 9 3 27 प्लस, नहीं बिल्कुल नहीं, तीनों प्लस हो रहे हैं तो डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो आ ही नहीं सकता। रेशो करके देख लेते हैं, A1 अपन में A2 कितना आ गया 1/3, B1 अपन में B2 कितना आ गया 1/3, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। C1 अपन में C2 कितना आ गया माइनस का 6/18 विच इज 1/3। as dr in proportion so therefore lines are parallel। अभी मैंने बताया ना कि लाइंस पैरेलल हो जाएगी, बस दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि dr का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ लीजिए। आपको डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू d2y अपन में dx है। देखिए डिग्री क्या होती है, ऑर्डर पहले अगर आपको समझ आ जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर इज रिलेटेड टू हाईएस्ट डेरिवेटिव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो चुका है उसको ऑर्डर कहेंगे, और डिग्री जो होती है वो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं भाई, जितना ऑर्डर है उसकी पावर ही तो डिग्री कहलाएगी। तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको डिग्री ऑर्डर की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। चलिए अब देखते हैं, देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब करने से डेरिवेटिव की पावर चेंज नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो मतलब इसका ऑर्डर 2 है, और जो ऑर्डर के ऊपर पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री, डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं कहते, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अब यहाँ हाईएस्ट पावर तो 3 भी थी, लेकिन नहीं, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। बात समझ आई? तो आंसर आ गया 2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ लीजिए। आपको एक एबीसीडी रोम्बस दिया हुआ है और उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ई पर, आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, अगर एबीसीडी रोम्बस है तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ इसका कॉन्सेप्ट कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इससे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, ये बाइसेक्ट करके डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर गया, ये यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो आप ये देखो, ये कह रहा है ई ए का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी E2A, ये कह रहा है EB का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी E2B, ये कह रहा है EC का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी E2C, ये कह रहा है ED का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी E2D। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। अगर मैं बोलूं EA का, जो EA वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है EC वेक्टर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ऐसी सेकंड आपने बोला जो EB वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है ED वेक्टर के इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड ED वेक्टर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रीजन भी लिख सकते हो, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए आगे देखिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है भाई, EA की डायरेक्शन अलग है, EC की डायरेक्शन अलग है। तो आप एक काम करिए, EA वेक्टर लिखिए और EA और EC की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इनकी जो डायरेक्शन है उसमें साइन अपोजिट लग जाएगा कि EA इज इक्वल टू माइनस EC, ये माइनस का EC इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का EC इक्वल्स टू 0, कंडीशन नंबर 1। सिमिलरली नीचे वाले में भी करेंगे कि भाई उसमें भी तो देखो EB की डायरेक्शन अलग है और ED की अलग है, तो EB वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ED वेक्टर, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का,
कंडीशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, तो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। बोलो हैंस प्रूव्ड हो गया, आंसर आ गया। प्रूफ तो बोला नहीं था, आंसर निकालने को होता। EA EB EC ED, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन और इसमें प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है -a to a fx dx is equal to 0 if f of -x equals to -fx, मतलब ऑड फंक्शन के लिए। ये प्रॉपर्टी मैं पहले भी बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप f of x लिख लीजिए। क्या है आपका, e cos square x sin क्यूब 2n + 1 इंटू x, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप x की जगह क्या लगा दे, -x, तो जैसे ही आप x की जगह -x लगाएंगे तो cos स्क्वायर -x sin क्यूब 2n + 1 -x। अब आपको पता है कि ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि cos ऑफ -x क्या होता है, cos x होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो इसमें तो कोई चेंज आने नहीं वाला, ये एज इट इज रहेगा। आती है प्रॉब्लम साइन की, ये क्यूब है और ये पूरा एंगल है, क्यूब में एंगल है, स्क्वायर में होता तो फिर भी एक बार पॉजिटिव हो जाता, क्यूब में एंगल है, तो क्यूब में एंगल होने की वजह से क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 2n + 1 -x का होल क्यूब। अब स्क्वायर में होता तो ये नेगेटिव आता, लेकिन ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता, पॉजिटिव में, तो ये फंक्शन पॉजिटिव बन जाता, ठीक है, इवन फंक्शन हो जाता। लेकिन क्यूब है और ये आपको आंसर देगा नेगेटिव, कैसे, साइन ऑफ -x, माइनस साइन x होता है और नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आंसर भी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा बाहर और ये फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ 2n + 1 इंटू x। देखो पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, दोबारा से क्यूब लगा दो यहाँ पे, दोबारा से पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, तो यानी कि अगर आपका आंसर देखा जाए तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ऑड फंक्शन के लिए -π से π e की पावर cos स्क्वायर x sin क्यूब 2n + 1 x into dx will always equal to 0, तो इसका आंसर आ गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट की, नोट कर लीजिए और ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ लीजिए। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। जिसको इस मैट्रिक्स को देख के ये पता नहीं चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो क्या करेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करेगा और डिटर्मिनेंट निकाल भी लेगा आराम से, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कभी भी डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ ए क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको नहीं पता चलेगा वो तो इसको पूरा सॉल्व करेगा, तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता लगाते हैं। आप क्या करो, सिंपल सा ट्रांसपोज कर दो उस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में। ये आपकी रो थी, अब बन जाएगी कॉलम। ये पहली रो थी, पहला कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये दूसरी रो थी, दूसरे कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये तीसरी रो थी, तीसरे कॉलम में कन्वर्ट होगी। ठीक है जी। अब चेक करो 0 0,
1 माइनस 2x 2x माइनस 1 माइनस प्लस, फर्क आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस। 1 माइनस 2x माइनस 1 0 0 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स 0 0। यानी कि अगर मैं इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं या इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, ये 2x माइनस 1 बन जाएगा, ये रूट एक्स बन जाएगा, ये 1 माइनस 2x बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स 0। चेक करो दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल है कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि कैसे प्रूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता 2 नंबर में कि आपको शो करना है कि दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रोसेस है और इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा, तो इसका मतलब तो देयरफॉर a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बिना देखे ही अब बस डायगोनल एलिमेंट चेक कर लेते तो हमें पता चल जाता। इनको कहते हैं मेन डायगोनल। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ लीजिए। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है वेक्टर फॉर्म निकालनी है अलोंग ए ऑन बी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ए अलोंग बी। तो जिसने मेरे प्रीवियस पार्ट को देखा होगा तो उसमें मैंने प्रोजेक्शन के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट बताए थे और उसमें से एक कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, प्रोजेक्शन पे ऊपर होता है 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और ये जो प्रोजेक्शन होती है ये होती है स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये होती है स्केलर। और अगर आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछे, वेक्टर प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए डॉट बी कैप डॉट बी कैप, क्योंकि ये बी कैप पर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बस अगर इसका मैं फाइनल रिजल्ट लिखना चाहूं तो कैसा आएगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले क्वेश्चंस में जो पिछली वीडियोस है उसमें हम ये निकाल के आए थे, अब हमें ये निकालना है क्योंकि वो बोल रहा है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। बस क्या करो, वेक्टर कंपोनेंट ए वेक्टर अलोंग बी, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। तो पहले ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब 4i प्लस 6j डॉट 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 और इसका भी स्क्वायर। डॉट बी वेक्टर, चलिए i 0 है क्योंकि यहाँ पे तो j है ना, तो i 0 है तो 0 हो गया, j डॉट j कितना होता है 1 और 6 3 18, ऊपर आ गया 18, ये हो गया 25, 25 का रूट कितना हुआ 5 और 5 का स्क्वायर दोबारा से कितना हो गया 25 इनटू बी वेक्टर कितना है 3j प्लस 4k। तो दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -2, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, यानी एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका ऑर्डर 3 है। तो देखिए इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर
n माइनस वन। एक ये बात पता होनी चाहिए और दूसरी ये बात पता है कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2a किसका इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n कितना है? 3 माइनस वन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 2। बोले यहां तक बात समझ आई? अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है जी, मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। स्केलर क्वांटिटी को कभी भी डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो उस पर ऑर्डर आ जाएगा। तो 2 को बाहर निकाला, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट है, इनटू सेम यहां से भी किया, 2 को बाहर निकाला, 2 की पावर 3 एक का डिटर्मिनेंट, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड, तो ये जगह 2 की पावर 6। ठीक है, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड, ये जगह डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब देखो a का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है? -2, तो -2 की पावर 2। अब आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव की पावर होगी इवन तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 2, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड, और दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ लीजिए। तीन पर्सन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/4, और सॉल्विंग प्रॉब्लम एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। देखिए बच्चा, अगर मैं कहता हूं इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब आप जानते हो कि इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर 3 है तो आप 3 ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये हो जाता है इंडिपेंडेंट का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस रहता है इंडिपेंडेंट का। अब ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसको समझने की कोशिश करो। मैंने 3 बच्चों को A B C 3 बच्चों को एक मैथ्स की प्रॉब्लम दी और मैंने उन्हें बोला कि तुम सॉल्व करो। तो क्या हुआ? A ने सॉल्व कर दिया, B ने नहीं सॉल्व किया, C ने नहीं सॉल्व किया, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। A ने सॉल्व कर दिया, B ने नहीं किया, C ने नहीं किया, लेकिन मैंने तो बोला प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। किसी एक ने भी सॉल्यूशन निकाल दिया, मेरे पास तो आंसर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ने भी सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी। ऐसे केस को बोलते हैं एटलीस्ट वन। मतलब एक बंदे ने भी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बंदे ने भी सॉल्व कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी, पहला केस। फिर दूसरा केस क्या बनाएंगे एटलीस्ट वन में? कि 2 ने सॉल्व कर दी, एक ने नहीं करी। फिर तीसरा केस क्या बनाएंगे? तीनों ने सॉल्व कर दी। अब इतने मल्टीपल केसेस बनाने से अच्छा एटलीस्ट के लिए मैं आपको एक रूल याद करवा देता हूं। कभी भी एटलीस्ट का केस आए तो आप हमेशा उसको पढ़ना 1 माइनस नन। स्टार लगा लो इस प्रॉपर्टी पे। कभी भी एटलीस्ट का केस आता है तो आप एटलीस्ट के केस में क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस नन, कि मतलब एक ने भी सॉल्व नहीं करी। दोनों बातें आपको सेम रिजल्ट देंगी। चलिए, तो मुझे किसकी प्रॉब्लम निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एटलीस्ट वन किसके इक्वल हो सकता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अगर मैं नन की निकाल दूं तो एटलीस्ट की तो निकल ही जाएगी। हमेशा ये केस अप्लाई करना है। और ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट का केस होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा
किसी इवेंट को ना करने की प्रोबेबिलिटी या करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? किसी इवेंट को ना करने की प्रोबेबिलिटी के बराबर। बस सेम यही केस है। ठीक है, ए क्या हो गया? एटलीस्ट वन। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? नन। चलिए, नन का मतलब क्या हुआ? तीनों ने सॉल्व नहीं करी और तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, तो तीनों ने सॉल्व नहीं करी मतलब ए ने नहीं सॉल्व करी इनटू बी ने नहीं सॉल्व करी इनटू सी ने नहीं सॉल्व करी। ठीक है जी, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? सॉल्व करने की, तो बस चेंज कर दो इसको। ये क्या है? ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करने की कितनी है? 1/2, तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी? 1 माइनस 1/2। अगला देखो, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 2/3। नेक्स्ट 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 माइनस 1/4। आंसर कितना आ गया? 3/4। बस दो बातें याद रखना, एक ये एक ये, इन दोनों का मिक्स करके और ये मिक्स करके ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ लीजिए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहे हैं जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा जनरल सॉल्यूशन। y dx x dy dx अपन में x dy अपन में y, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस log c, 1/y का कितना हुआ? log y। ठीक है, तो क्या हो गया? 1/x का log x हो गया, c की जगह मैंने log c लिख दिया क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन log में आ जाएगी, तो आपका आंसर जल्दी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a प्लस log b किसके इक्वल होता है? log ab। यहां भी यही कर सकते हैं, x इंटू सी। log log कंपेयर कर दिए तो xc किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ लीजिए। कह रहा डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 1/c 1/c 1/c, देन c, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन के लिए L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया 1/c का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो विच इज 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपकी c की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज, चार ऑप्शन दिए हुए। पहला कि ये 1 हो, यानी इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फंक्शन को हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो उनको डाउट्स रहते हैं बहुत सारे इस टॉपिक को लेकर। तो एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू हम उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को लेंगे अच्छे से, टाइम लगाएंगे इसमें। देखिए आपने 11th में पढ़ा होगा तो अच्छे से और समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ाऊंगा। देखिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है।
कह रहे सेट ए में रियल नंबर आ रहे हैं, सेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और सेट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट ए में भी रियल नंबर आ रहे हैं, सेट बी में भी रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन बना रखा है कुछ। अब एक फंक्शन आपको दे दिया, ये मैं ये फंक्शन नहीं लेता, मैंने आपको बोला कि आप कोई भी सिंपल सा फंक्शन ले लो, एफ एक्स इजिकल टू एक्स ले लो, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको हमेशा आप x बोलते हो, इसको हमेशा y या fx दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप a टू b जा रहे हो, अगर आप a टू b जा रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो। इसका एक और नाम होता है ऑब्जेक्ट, इसका एक और नाम होता है इमेज। ये सारी चीजें टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, इसको सेट ए बोलेंगे, इसको सेट बी बोलेंगे। अगर a से b जा रहे हो आप तो ऑब्जेक्ट से इमेज, ठीक है, ये x को रिप्रेजेंट करेगा, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, इसको एक और चीज बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसी में आपको रेंज में मिलती है। ये सारी टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि x बिलोंग्स टू, यानी सेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर 1 डालोगे तो आपका ये भी 1 आएगा, 2 डालने पर ये भी 2 आएगा, 3 डालने पर ये भी 3 आएगा, -1 डालने पर ये भी -1 आएगा। यानी आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसकी इमेज आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसकी इमेज आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसकी इमेज आ रही है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी इमेज आ रही है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन, इसको कहते हैं 1-1 फंक्शन, जिसे कहते हैं इंजेक्टिव। ये होता है इंजेक्टिव 1-1 फंक्शन। ये बस यही डिटेल है 1-1 फंक्शन की। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन इमेज इज नॉन एज 1-1 फंक्शन, जिसे आप इंजेक्टिव का नाम देते हैं। चलिए अगला समझने की कोशिश करते हैं। अब फंक्शन चेंज कर दिया मैंने आपको बोला एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसको बाद में लेंगे, पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। सेम वही बात ए, सेम वही बात बी, सेम वही ऑब्जेक्ट डालोगे। अब ऑब्जेक्ट आप -1 भी डाल सकते हो, +1 भी डाल सकते हो। -1 डालोगे तब भी बनाएगा, +1 डालोगे तब भी बनाएगा। भाई आप -1 डालोगे तब भी बन देगा इमेज, +1 डालोगे तब भी बन देगा। तो इस ऐसे फंक्शन को कहते हैं मैनी वन, ऐसे फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। 2 or more object has single image many one, नाम से क्लियर हो रहा है, many one 1-1, ठीक है। चलिए, और ऐसा फंक्शन तो होता ही नहीं है कि सेम ऑब्जेक्ट की 2 इमेज हो, एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज हो, वो तो रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है। चलिए ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे बात बता सकूं। चलिए अब अगर मैं आपसे और डिटेलिंग करूं, आपको 1-1 पता चल गया, मैनी वन का नाम नहीं होता, 1-1 का नाम होता है इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव आपको पता चल गया। अब बात करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट से इमेज देखोगे तो 1-1 और मैनी वन क्लियर होगा, इमेज से ऑब्जेक्ट देखोगे तो ऑन टू इनटू क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं वही वाली बात, इसको मैंने क्या बोला था, डोमेन, और इसको मैंने क्या बोला था, रेंज, जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं और कोडोमेन भी कह सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। ऐसी वैल्यू x की जिससे y आए वो रेंज होती है, मतलब x की जितनी वैल्यू डालो उससे जो जो y आ गया वो रेंज होती है। लेकिन इसमें y कुछ बचेंगे भी तो सही, भाई रियल नंबर है। मान लो तुमने बोला f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम जितनी भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी डाल लो, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब -3 -2 -1 ये तो बच गए, बाकी यूज हो गए 0 1 2 3 4 ये सब यूज हो गए। तो जो ये बच गए ये रेंज में कभी नहीं आएंगे, रेंज में वही आएंगे जो x के साथ बन रहे हैं। सही बात समझ, तो ये हो गया रेंज। कोडोमेन क्या होता है, भाई इस सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उनको कोडोमेन कहते हैं। इस सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उन्हें
कोडोमेन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, बेशक उनकी इमेज ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोडोमेन कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहीं से आपको केस समझ आ जाना चाहिए। अगर डोमेन से रेंज बन रही है और रेंज में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। भाई रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें रेंज एंड कोडोमेन आर सेम, और ऐसे फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम हो गए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये बात बोलूं y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू एक्स का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव y, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव y, तो ये रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, तो ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कोई भी वैल्यू डाल लो, सारी की सारी वैल्यू आएगी, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसमें रेंज और कोडोमेन, ऐसा फंक्शन हो गया सर्जेक्टिव। चलिए सेकंड, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज एंड कोडोमेन सेम नहीं होती, आर नॉट सेम, सेम नहीं होती भाई। कैसे? देखो, जैसे यही फंक्शन ले लो एक्स स्क्वायर वाला, आपकी रेंज जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव वाला बच गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू फंक्शन। हर इमेज की अपनी एक प्री इमेज हो तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, और हर इमेज की अपनी एक प्री इमेज ना हो तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। तो सर्जेक्टिव। एक चीज नोट करी, जब मैं वन वन मैनी वन पढ़ रहा था तब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा था, और जब मैं इनटू ऑन टू पढ़ रहा हूं तो मैं इमेज को देख रहा हूं। ये बस ध्यान रखना है, इमेज से डिसाइड होता है इनटू ऑन टू, ऑब्जेक्ट से डिसाइड होता है वन वन मैनी वन। ठीक है, इंजेक्टिव पता चल गया, सर्जेक्टिव पता चल गया। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करते हैं बाइजेक्टिव की। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या ये वन वन है? बिल्कुल। नेगेटिव वैल्यू डालो, नेगेटिव वैल्यू डालो, नेगेटिव आंसर देगा, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक इमेज है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक इमेज है, वन वन फंक्शन, और सारी की सारी रेंज और डोमेन कोडोमेन सेम है, तो ये ऑन टू। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, जिसको आप बोल देते हो दोनों को कंबाइन करके ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप आपको इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव की नॉलेज हुई होगी इस वीडियो से। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर देखिए कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में तो आप इतना नहीं कर सकते क्योंकि भाई वैल्यू कितनी पुट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक काम करो ना, क्वेश्चन से आप नहीं कर सकते, आप एक काम करो, डायरेक्ट कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट क्या है? आप फंक्शन लिखो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आपको चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। तो आप एक काम करो, x की जगह x1 लगा दो और x की जगह x2 लगा दो और दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 कर दो। ये कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको वन वन चेक करने के लिए। बस जहां आपको x नजर आ रहा था वहां आपने x1 कर दिया, और जहां आपको x नजर आ रहा था वहां पे आपने x2 कर दिया। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन इधर ले आओ। x1 और स्क्वायर वाले एक साथ कर लो, स्क्वायर वाले एक साथ कर लो, ये वाले एक साथ कर लो, -4x1 प्लस 4x2 और प्लस का 5 माइनस का 5 से कट गया। अब इसमें से ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस b² की,
तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। नेक्स्ट देखो, दोनों में से -4 कॉमन ले लिया, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। चलिए आगे बात करते हैं। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x1 इज इक्वल टू x2 रख दिया, और एक बार x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 रख दिया। अब यहां से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है कि x1 अगर x2 के इक्वल आ जाता है तो ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव होता है। अगर ये कंडीशन को ना देखें, सिर्फ इसको देखें, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि इंजेक्टिव हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन को हम ध्यान से देखें तो x1 और x2 की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जिससे आंसर 4 आए, मतलब दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। भाई x1 और x2 इक्वल होगा तभी तो इंजेक्टिव होगा, अदरवाइज इंजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 फंक्शन तभी तो होगा। तो x1 और x2 की सिर्फ एक ही वैल्यू है, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। बाकी केसेस के लिए ये कभी भी आंसर इंजेक्टिव नहीं देगा, इसका मतलब नॉट 1 1 है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या पता चला कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। दोनों से कंबाइंड, एक कंडीशन नहीं देखेंगे ना, दोनों देखेंगे, इससे 1 1 है, इससे 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप x1 और x2 की वैल्यू सेम डाल दोगे, तो सिर्फ आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो। देखो x1 और x2 यहाँ पुट करो, तो x1 की जगह x2 लगाया, x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, 2x2 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 2, यानी x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए क्या, 1 डालो, 1 और 3 4 होता है, अब चेक करना है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा और समझो कि अब अगर आपको चेक करना है कि x1 और x2, आप x1 डालो 1, x2 डालो 3, तो 1 और 3 के लिए जो आंसर देखना क्या आएगा, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। आपने डाली f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब 1 माइनस 4 प्लस 5, 6 माइनस 4 कितना आंसर आया 2। आपने डाला f ऑफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, 9 5 14, 14 माइनस 12 कितना है 2, यानी f ऑफ 1 f ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है, f ऑफ 1 f ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है, बट 1 3 के इक्वल थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, नॉट इंजेक्टिव, यानी ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं ऑन टू की। चलिए अब देखते हैं ऑन टू। अब ये बाइजेक्टिव तो नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि जब ये ऑन टू नहीं है तो 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब ऑन टू को चेक करते हैं। ये आपने बोला ये वाई होता है, इसको जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। याद करो 11th क्लास में डोमेन और रेंज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाते थे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 माइनस 4 कितना हो गया प्लस का 1। अब प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या आ गया अंडर रूट वाई माइनस 1। अब अंडर रूट वाई माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो वैल्यू है अंडर रूट वाली, वाई का क्या डिसाइड करते हैं, रेंज। अब रेंज आपकी क्या क्या हो सकती है, तो रेंज आपकी हो सकती है वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरी जो फंक्शन है 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर ये 0 से छोटा हुआ तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, और रूट में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था। चलिए इसका मतलब माइनस का 1 उधर जाके, तो y की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 के बराबर और इंफिनिटी तक, तो y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, यानी कि डोमेन आप रियल नंबर ले रहे हैं, डोमेन और रेंज आपकी जो आ रही है वो सिर्फ आ रही है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। बाकी का क्या, बाकी तो बच गई ना। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ऑन टू फंक्शन हुआ, नॉट ऑन टू फंक्शन हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इसको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ लीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा हुआ है इसके पीछे कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको एबीसी की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है और आंसर लेके आना है। चलिए, तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में दो बातें समझ लीजिए। इसका जो मेन डायगोनल होता है वो 0 होता है हमेशा। तो जैसे ही आपने देखा ए की वैल्यू तो आपको पता चल गई 0 है। सेकंड, इसके जो ये क्रॉस में एलिमेंट होता है ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इनकी जो साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये देखो 5 और 5, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस, बस इतना ध्यान रखना। 1 माइनस 1 बिल्कुल सही है। तो ये बी और सी, यानी बी और सी आपस में इक्वल है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनके साइन अलग अलग होंगे। तो ये बी को माइनस सी बोल देते हैं, तो इसका मतलब माइनस सी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस सी। बस अब इन दोनों से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, 2a माइनस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 0, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 0 0, फाइनल आंसर आ गया 0। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, नोट कर लीजिए। नंबर 92, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ 8, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या है ऑर्डर, बस इसका ऑर्डर 3 है। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इज इक्वल टू 8, ए की पावर 3-1, ए की पावर 2 इक्वल टू 8। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया 2√2। अब एक आपको पता होना चाहिए कि ए का डिटरमिनेंट या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों बातें सेम है। ए का डिटरमिनेंट कर लो या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कर लो, दोनों बातें सेम है। जैसे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो और उसका दोनों का डिटरमिनेंट निकालो कि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो जब मैं बोलूं कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल है तो आंसर आएगा 2√2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, आपको लैम्डा निकालना है। तो भाई a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आपको पता होना चाहिए। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये पता होना चाहिए। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 1 3 3 1 1 लैम्डा 3 3 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले मैं डायगोनल एलिमेंट के बारे में देख लेता हूं कि क्या आने वाले। पहली रो पहला कॉलम 7 -3 -3, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे डायगोनल एलिमेंट तो 1 ही आने वाले अपने आप, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो तभी होगा ना जब डायगोनल एलिमेंट 1 आएंगे। तो बाकी तो इसको चेक कर लेते, ये क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 3 21 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो 21 अगर मैं बाकी ना चेक करूं और सिर्फ इसी से ही 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9, 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 9 कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 3 लैम्डा। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, बाकी मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, लैम्डा आ गया 4। नोट कर लीजिए 94,
मैट्रिक्स दिए हुए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, आरएचएस का प्रोडक्ट करेंगे और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, एक रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसकी रो मैच कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा, 1 into 1, यानी एक एलिमेंट आएगा, एक रो 1 कॉलम का। कैसे, 5x -2 0, ये आ गया एलिमेंट। नेक्स्ट, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बिल्कुल पॉसिबल है। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 रो 1 कॉलम का, -6 + x, बस दोनों को इक्वल रख दो। 5x - 2 = -6 + x, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x किसके इक्वल, -4 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, if x e की पावर y equals to 1, dy by dx at x is equal to 1, ऑप्शन दे रखा है -1 1 -e -1/e। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगा दो, x छोड़ा e की पावर y का e की पावर y और y का dy by dx, प्लस e की पावर y छोड़ा x का 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, प्लस का e की पावर y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का e की पावर y, ये दोनों मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, e की पावर y से e की पावर y कट गया, बस x की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 डाली, नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं, यहाँ पे तो आंसर आए, नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू 1 डालते हैं, dy by dx, तो आंसर आया माइनस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96, e की पावर sin square x विद रिस्पेक्ट टू cos x, डेरिवेटिव निकालना है। तो कभी भी ऐसे दो फंक्शन का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू, तो आप एक काम कीजिए, पहले वाले को u मान लीजिए और दूसरे वाले को v मान लीजिए। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, du by dx, e की पावर sin square x का e की पावर sin square x, फिर sin square x का क्या होगा, 2 sin x, और फिर sin x का क्या हो गया, cos x। चैन रूल लगेगा, डेरिवेटिव में पहले e की पावर e वाले फंक्शन का होगा, फिर स्क्वायर वाले फंक्शन का होगा, फिर sin x का होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें dv by dx, cos x का क्या होगा, -sin x। अब आपको करना था इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो इसका मतलब आपको निकालना है du by dv। वो कैसे आएगा, du by dx अपॉन में dv by dx, du by dx हो गया e की पावर sin square x इंटू 2 आगे लिख दो sin x cos x डिवाइडेड बाय, ये वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया, बोलो sin x से sin x कैंसल, तो आंसर आया माइनस का 2 e की पावर sin square x इंटू cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ लीजिए, fx is equal to x by 2 plus 2 by x has local minima at x equals to। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है, और मैक्सिमा और मिनिमा में आपको ये पता होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करना है। जैसे ही मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया, x by 2 का 1 by 2 और 1 by x का क्या होगा, माइनस का 1 by x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, f डैश x को किसके इक्वल रख दे, 0, तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लेते हैं भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया करो। 1 by 2 2 by x स्क्वायर, 1 by 2 2 by x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2, दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। अब क्या करें, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। पहले वाले का 0 माइनस, अब x की पावर -2 का होगा -2 x की पावर -3, तो माइनस माइनस प्लस -2 x की पावर, ये हो जाएगा 4 अपॉन में x की पावर 3, डबल डेरिवेटिव। अब जब x की वैल्यू 2 डालोगे एट x इज इक्वल टू 2, डबल डेरिवेटिव किससे बड़ा, 0 से बड़ा, तो मिनिमा ही तो हुआ। तो x की वैल्यू -2 डालेंगे तो डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा, वो तो मैक्सिमा हो जाएगा। आपसे पूछा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ लीजिए। y इक्वल्स टू 7x माइनस एक्स क्यूब dx बाई dt दिया हुआ 2। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो बेटा सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। भी सबसे पहले तो आपको स्लोप ही निकालना पड़ेगा ना, y दिया हुआ है 7x माइनस एक्स क्यूब, मैंने स्लोप निकाल दिया dy बाई dx से। dy बाई dx का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये स्लोप के इक्वल आ गया। अब वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि आपको dm बाई dt निकालना है। स्लोप तो m होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब आपको dm बाई dt निकालना है। तो dm बाई dt का मतलब ये 0, ये कितना हो गया माइनस का 6x, और x का कितना हो गया dx बाई dt, और dx बाई dt दिया है 2 और x की वैल्यू दी है 5, बस दोनों वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो dm बाई dt इक्वल्स टू -6, x की वैल्यू 5, dx बाई dt 2, 5 2 10, आंसर आ गया -60। इसका मतलब जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 99, 1 अपन में x log x का होल स्क्वायर dx। कभी भी ऐसा फंक्शन हो तो आप एक काम करो, ये देख रहे हो कि log x को t मान लो, जैसे ही आप log x को t मानोगे 1 अपन में x इंटू dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dx अपन में 1 अपन में x किसका इक्वल dt, log x किसका इक्वल t का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बस अब आपको पता होना चाहिए भाई t की पावर -n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -n+1 अपॉन में -n+1, ठीक है जी। तो हो जाएगा t की पावर -2+1 अपॉन में -2+1 प्लस c, ये हो जाएगा -1 बाई टी प्लस सी, और -1 बाई टी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, -1 बाई टी की वैल्यू कितनी है log x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 100, -1 से 1 x mod x dx, पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए कैसे होगा ये। देखिए mod x की अगर हम बात करें तो mod x जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, -x प्लस x। भाई -x कब, जब x कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 0, और +x कब, जब x कहां से कहां लाई कर रहा है 0 से 1। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए कैसे होगा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया -1 से 0, ये x हो गया, मॉड x किस में कन्वर्ट हो गया -x में, dx प्लस, फिर मैंने बोल दिया 0 से 1, ये कितना हो गया x dx, बस ये आ गया माइनस का x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx -1 से 0, ये आ गया 0 से 1 x स्क्वायर dx। चलिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट रखोगे 0 से -1, इसका क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट रखोगे 1 से 0। चलिए पहले लिमिट रखी 0,
तो 0/3 माइनस, फिर लिमिट रखी -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब -1 ही हुआ, प्लस फिर लिमिट रखी 1, हो गया 1/3, फिर लिमिट रखी 0, हो गया -0 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 1/3, आ गया -1/3 प्लस 1/3। सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 0। नोट कर लीजिए। चलिए, अगर इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, प्रॉपर्टी वाली, डेफिनेट आती है तो पहले प्रॉपर्टी को याद करते हैं। -a से, अगर मैं -a से करता तो मैं ये बोलता x f ऑफ -x, तो ये तो माइनस ही रहता और ये क्या बन जाता मॉड में, तो ये -x मॉड x, तो ये जाता माइनस का fx। ये ऑड फंक्शन है, डायरेक्ट आंसर 0। बट मैंने इस तरीके से इसलिए कराया ताकि आपको मॉड x की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि इसके फंक्शन को डेफिनेट में कैसे डील करते हैं। एरिया अंडर द कर्व में भी मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आंसर 0 नहीं आता, वहां पे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट पार्ट इसमें क्लियर हो जाए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली पार्ट में, विच इज पार्ट 6। आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।